जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ना है और इसके पहले हम लोग बताए थे कि जो नंदवंश है ना, नंदवंश था ना, नंदवंश पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर एंट्री किसकी हो चुकी थी? सिकंदर की। किसकी एंट्री हो चुकी थी? सिकंदर की। देखिए, हमने बताया था जब सिकंदर आता है तो सिकंदर सबसे पहले एक राजा रहते हैं पुरु या पोरस ना, वहां पर आक्रमण करता है। और क्या होता है, क्या सिकंदर भारत में कितने माह तक रहता है? 19 माह तक। कितने माह तक रहता है? 19 माह तक। देखिए, सिकंदर तथा पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था, किसके मध्य? सिकंदर तथा पोरस के मध्य। कब हुआ था? 325-326 बीसी में ना। कब हुआ था? 326 बीसी में। ठीक। अच्छा बताइए, सिकंदर की सेना व्यास नदी क्या पार किया था कि नहीं पार किया था? क्या सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार किया था या नहीं किया था? सिकंदर की सेना जो थी वो व्यास नदी को नहीं पार किया था। उसके प्रमुख कारण क्या थे, कोई बता सकता? कौन से प्रमुख कारण थे? देखिए, पहली चीज तो ये था कि जो सिकंदर की सेना थी वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी? सिकंदर की सेना पूरी तरीके से थक चुकी थी। दूसरा प्रमुख कारण यह था कि सिकंदर की जो सेना ना, वो लगातार लगभग 10 से 12 माह घर से बाहर थी। घर से बाहर थी और जो सेना है वो कहां जाना चाहती थी? अपने घर जाना चाहती थी। और तीसरा जो प्रमुख कारण था वो घनानंद की विशाल सेना भी थी। घनानंद की विशाल सेना भी थी। ये तीन प्रमुख कारण थे जिस कारण सिकंदर की जो सेना है वो ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। और यह भी बताया गया है कि ब्यास नदी अपने ये कह सकते हो कि पूरी तरीके से बाढ़ की अवस्था में थी, ये भी समझ सकते हो ना। लेकिन जो प्रमुख कारण इतिहासकारों ने बताया कि जो सिकंदर की सेना थी वो पूरी तरीके से थक चुकी थी। सिकंदर की जो सेना थी लगातार 1 साल तक घर से बाहर थी ना। देखते होंगे, तुम आए दिन सुनते होंगे कि जो सेना में है या सिपाही के पद पर है, लोग क्या कर लेते? सुसाइड कर लेते। उसका प्रमुख कारण यही तो रहता है, बताया जाता ना। सोचो आज के समय में ऐसा, तो सैनिक लगातार 1 वर्ष तक घर से बाहर। और उसके साथ साथ ये भी था कि घनानंद की जो सेना थी वो कैसी थी? विशाल सेना थी। तो इस कारण सिकंदर की सेना भारत में एंट्री करने से मना करते हैं। और सिकंदर की जो है भारत में कितने माह तक रहता है? 19 माह तक रहता है। देखिए, जो सिकंदर है अपने सेनापति फिलिप, क्या नाम था एक सेनापति का नाम? फिलिप को सारा राज्य, सारा क्षेत्र सौंप कर वापस चला जाता है। किसको? सेनापति का क्या नाम है? फिलिप। सेनापति का नाम है क्या? फिलिप। और फिलिप को अपना सारा साम्राज्य सौंप कर कहां चला जाता है? वापस चला जाता है। देखिए, सिकंदर ने 2 शहर बसाए थे। सिकंदर ने 2 शहर बसाए थे। कौन कौन? इसके घोड़े का क्या नाम था? सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बुकेफाल। सिकंदर ने 2 शहर बसाए। एक बुकेफाल। बुकेफाल क्यों बसाया था? क्यों बसाया था? घोड़े की याद में। किसके याद में? घोड़े के याद में। इसका जो घोड़ा था, हमने बताया था ना कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और महाराणा प्रताप अपने घोड़े से अत्यधिक लगाव और प्रेम करते थे, उसी प्रकार सिकंदर भी अपने घोड़े से अत्यधिक प्रेम करता था। और इसके जो घोड़े का क्या नाम था? बुकफाल था, बुकेफाल था। और इसी के वजह से, इसी के नाम से इसने एक शहर भी बसाया था। उस शहर का क्या नाम रखा? बुकेफाल। इसने एक और शहर बसाया था, कोई बता सकता है? निकाया। कौन सा शहर? निकाया। निकाया क्यों बसाया था? विजय, जो इसने अपना विजय प्राप्त किया था ना। कौन सा शहर? निकाया। ये क्यों? ये जीत ना, जब जीत हासिल की थी तब बसाया था। इतनी बात समझ में आई? ठीक। देखिए, हम लोग सिकंदर पढ़ चुके हैं। अब सिकंदर के बाद हमने बताया था कि जब सिकंदर आता है तो सिकंदर की जानकारी घनानंद को कौन देता है? चंद्रगुप्त, चाणक्य ना। कौन देता है? चाणक्य। उसी का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। उसी का क्या नाम है? कौटिल। और हमने बताया था कि जो घनानंद है, घनानंद अपने दरबार में चाणक्य की क्या उड़ाता है? मजाक उड़ाता है। और चाणक्य वहीं से प्रतिज्ञा करता है कि हम आपके साम्राज्य को क्या कर देंगे? विनाश कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। और वो अपने एक शिष्य बनाता है, जो उसका प्रिय शिष्य है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के जरिए घनानंद का क्या करता है? नाश करता है ना। ठीक।
और यहीं से कौन से वंश आएगा? मौर्य वंश ना। तो ये चीज समझ लीजिए, सिकंदर और पोरस के मध्य 325-26 बीसी में युद्ध हुआ था। जो युद्ध हुआ था, सिकंदर की सेना भारत में एंट्री नहीं की थी। सिकंदर 19 माह तक भारत में रहा था, लेकिन उसकी सेना नहीं गई थी। उसके प्रमुख 3 कारण बताए गए हैं। सेना थक चुकी थी, सेना लगातार 10 से 12 माह तक घर से बाहर थी, और जो सेना थी वो अपने घर जाना चाहती थी, और उसके साथ साथ घनानंद की विशाल सेना भी इसका एक प्रमुख कारण था। हमने बताया कि सिकंदर 19 माह बाद भारत से वापस चला जाता है। तो सिकंदर जो है अपना सारा साम्राज्य किसको सौंपकर? अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस चला जाता है। और सिकंदर ने 2 शहर बसाए थे। पहले शहर का नाम बुकेफाल, जो कि अपने घोड़े की याद में, इसकी घोड़े की मृत्यु हो गई है ना। और दूसरी चीज, जो दूसरा शहर है निकाया, निकाया शहर, इसने जो अपने साम्राज्य जीता था, विजय जो की थी, उसके याद में इन्होंने निकाया शहर बसाया था ना। तो इसको राइट कर लीजिए, राइट कर लीजिए सभी लोग। देखिए एक पॉइंट और, हालांकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जानकारी के लिए, सिकंदर दुनिया का एक ऐसा शासक है जिसका जन्म, जिसका मृत्यु और जिसके अंतिम संस्कार अलग अलग महाद्वीपों में होते हैं। हाँ, अलग अलग महाद्वीपों में होते हैं, देश में नहीं। दुनिया का एक ऐसा शासक है जिसका जन्म, जिसकी मृत्यु और अंतिम संस्कार अलग अलग महाद्वीपों में होते हैं। तो राइट कर लीजिए जानकारी के लिए। देखिए इसका जन्म कहाँ होता है? मेसिडोनिया। मेसिडोनिया कहाँ है? यूरोप ना। तो राइट कर लीजिए जन्म। इसको मिटा देते हैं। घोड़े की याद में कौन सा शहर बसाया था? बुकेफाल। और विजय जो इसने हासिल की थी, निकाया ना। और इसने अपने किस सेनापति को अपना साम्राज्य सौंप कर गया था? फिलिप। किसको? फिलिप को। 325-26 बीसी में इसका युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ ना। सिकंदर भारत में कितने माह तक था? 19 था ना। ठीक, देखिए जो सिकंदर है ना, हमने बताया सिकंदर दुनिया का ऐसा शासक है जिसका जन्म ना, जिसका जन्म, जिसकी मृत्यु और अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार अलग अलग महाद्वीपों पर होता है। जन्म इसका कहां होता है? मेसिडोनिया। मेसिडोनिया कहां है? यूरोप में। यूरोप एक महाद्वीप है ना। इसका मृत्यु कहां होती है? इसकी मृत्यु होती है बेबीलोन। बेबीलोन। बेबीलोन किस महाद्वीप के है? बेबीलोन अफ्रीका, एशिया। अफ्रीका में तो इसका अंतिम संस्कार होगा। और इसका जो अंतिम संस्कार होता है किस महाद्वीप में होता है? अफ्रीका। तो ये दुनिया का एक ऐसा शासक है जिसका जन्म, मृत्यु तथा अंतिम संस्कार अलग अलग स्थानों पर होता है। स्थान, अच्छा स्थान सिकंदरिया। सिकंदरिया सही लिखा? अरे सही है, सिकंदरिया है ना। तो मेसिडोनिया, बेबीलोन, सिकंदरिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। ये विश्व का पहला ऐसा शासक है। राइट कर लीजिए ना। सिकंदर विश्व का पहला ऐसा शासक है जिसका जन्म, जिसका मृत्यु, जिसकी मृत्यु एवं अंतिम संस्कार अलग अलग महाद्वीपों पर होता है। जो इसका जन्म है कहाँ होता है? मेसिडोनिया। मेसिडोनिया कहाँ है? यूरोप में। जो इसकी मृत्यु है बेबीलोन में होता है। बेबीलोन कहाँ है? एशिया में। और इसका जो अंतिम संस्कार होता है कहाँ होता है? सिकंदर नाम है तो याद रख लो सिकंदरिया। और ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। हो गया? ठीक, अगली हेडिंग डालिए मौर्य वंश। मिटाया जाए इसको। मौर्य वंश ना, ऊपर पड़ा है मौर्य वंश। अच्छा, जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है?
इसके संस्थापक कौन है बताइए, और इसका जो महानतम शासक है वो कौन है? महानतम शासक और अंतिम शासक। देखिए जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं कौन आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ना। और चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का खात्मा करेगा? नंद वंश का ना। और इसके जो महानतम शासक हैं अशोक हैं। कौन है? अशोक है। देखिए जो अशोक है ना, अशोक जो इनके पिता है अशोक को राजा नहीं बनाना चाहते थे ना। ये इनको दो नगरों को राजा बनाया था जो कि बहुत दूर थे ना। लेकिन अंततः आगे इसकी कहानी पढ़ा जाएगा। और जो अंतिम शासक थे वो कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ना। तो राइट करते हैं पहला पॉइंट। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में गद्दी पर बैठा। कब गद्दी पर बैठता है? 322 बीसी। एक चीज सुनिए, अगर पेपर में ऑप्शन आया तो नियरेस्ट अगर 322 नहीं तो अगर मान लीजिए 23 है तो फिर उसको नियरेस्ट वाला हमको सही करना है ना। क्योंकि कोई जैसे कोई युद्ध अभी 325 26 बताएं, किसी किसी बुक में 325 बीसी, किसी में 26 बीसी है ना, तो उसमें ऑप्शन एक ही रहेगा। ठीक। अच्छा, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन है? देखिए दोनों पद कौन संभाल रहा है? चाणक्य ना। और हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य अगर कोई भी आदेश दे देता था ना, चाणक्य अगर कोई भी आदेश देता था तो चंद्रगुप्त उसको तुरंत फॉलो करते थे, उसको तुरंत करते थे ना। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जितनी भी चीजें सीखी वो अपने गुरु से सीखी ना। और उसके साथ साथ इनको एक और बड़ा पद दिया गया, कौन सा? प्रधानमंत्री का ना। तो अगला पॉइंट राइट करिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। देखिए जो इनकी माता है कि इनकी चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मोरा था। क्या नाम था? मोरा। और इन्हीं मोरा की वजह से इस वंश का नाम क्या पड़ता है? मौर्य वंश पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? मौर्य वंश। तो अगला पॉइंट राइट करिए, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मोरा था। और संस्कृत में मोरा का अर्थ होता है मौर्य। तो यहीं से किस वंश की स्थापना होती है? मौर्य वंश की। राइट कर लीजिए। देखिए यहां पर होता क्या है, चाणक्य जो है ना, इनकी माता का नाम मोरा था। संस्कृत में मोरा का अर्थ होता है मौर्य। तो यहीं से एक वंश की स्थापना होती है मौर्य वंश की। सिर्फ इतना याद रखो कि इनकी माता का नाम मोरा था बस। बाकी इतना याद रखो कि मोरा से क्या पड़ता है आगे? मौर्य वंश। ठीक। अच्छा, इधर गद्दी पर बैठ गया कौन? चंद्रगुप्त। लेकिन इसके पहले एक वंश अभी चल रहा है, उसका खात्मा नहीं हुआ। उसका अंतिम शासक कौन है? घनानंद। कौन है अंतिम शासक? घनानंद। देखिए होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु किसके साथ? चाणक्य के सहयोग से घनानंद का क्या करता है? खात्मा करता है। और जब घनानंद का खात्मा करता है तो इनकी एक पुत्री रहती है, इनकी पुत्री का नाम रहता है दुर्धरा। क्या नाम रहता है? दुर्धरा। तो दुर्धरा से क्या करेगा? विवाह की मैरिज। ठीक, राइट कर लीजिए कि चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या की या घनानंद को पराजित किया एवं उनकी लड़की दुर्धरा से अपने अनुसार लिख लीजिए, चाहे जो किए। हाँ, अरे चाहे जो मैरिज लिख लो, विवाह लिख लो, और बाकी का कह सकते, शादी कर सकते हो। राइट कर लीजिए। अच्छा लिखें क्या?
लिख लीजिए, चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य के सहयोग से लिख दिया करें क्या, बोला तो जाता 3-4 बार। चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक, जितना बढ़ा चढ़ा के लिख दिया तो इतिहास है ना, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया एवं घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किया ना। अब सुनिए, एक व्यक्ति आएगा यहीं पर, कौन कौन आएगा, सेल्यूकस निकेटर ना। देखिए ये अत्यंत प्रतापी शासक कह सकते हो इसको ना। ये क्या करता है, ये भारत में आक्रमण करने को सोचता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जैसे मौर्य वंश आएगा, जो साम्राज्य है ये अखंड भारत की ओर होता जाएगा। अखंड भारत मतलब समझ सकते हो ना, जब पहले भारत खंड खंड नहीं था ना, तो इसका जो मेन टारगेट रहता है, क्योंकि जहां पर साम्राज्य ज्यादा रहेगा, जहां पर लोग ज्यादा रहेंगे वहां ज्यादा टैक्स मिलेगा, जब टैक्स मिलेगा तो सेना वहां ज्यादा रहेगी, जब सेना ज्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात वहां प्रशासन ज्यादा बेहतर तरीके से, क्षेत्र ज्यादा कब्जा होगा ना। तो सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है किसके साथ, किसके साथ होता है, शासन में कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य ना। तो होता क्या है, ये जब इन दोनों लोगों की क्या होती है, जब दोनों लोगों का युद्ध होता है ना, तो यहां पर सेल्यूकस निकेटर की क्या होती है, हार होती है ना। सेल्यूकस निकेटर की हार होती है और इनकी एक पुत्री रहती है। देखो जितने युद्ध जीत रहा है ना, जितने युद्ध जीत रहा उनकी लड़की से क्या कर रहा, विवाह कर रहा ना। इनकी भी एक पुत्री है, उनका नाम कार्नेलिया है, या इन्हीं को हेलेना कहते हैं ना। इनका अन्य नाम क्या है, कार्लेनिया कहीं कहीं मिलता है, या फिर कह सकते हो हेलना ना। हेलना से भी क्या कर लेता है, ये शादी कर लेता ना। तो अगला पॉइंट क्या राइट करना है, चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छा मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के मध्य, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के मध्य 303 304 303 304 बीसी में, बीसी में 303 304 बीसी में युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर क्या होता है, पराजित होता है। हो गया, ठीक। सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है एवं सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, अन्य नाम क्या है, कार्नेलिया ना, लिखेंगे लिख लोगे, एवं सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया ब्रैकेट में हेलेना। सुनिए, अब जाहिर सी बात है दोनों लोगों से क्या हो गई है, मित्रता समझ सकते हो ना, मित्रता समझ सकते हो। क्योंकि जब दोनों लोगों से युद्ध हुआ, इनकी हार होती है, जीत होती है, तो उसके बाद क्या होता है, हेलना से शादी होती है, तो जाहिर सी बात है दोनों लोग क्या हो गए, रिलेटिव्स हो गए ना। तो दोनों लोगों के मध्य क्या होगा, एक समझौता होगा ना, समझौता होगा। तो जाहिर सी बात है ना, हेलना की शादी किससे होती है,
चंद्रगुप्त मौर्य से ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य पूछते तुम्हारे पापा हमारे ऊपर आक्रमण क्यों किए थे ना। तो इस समय इन्हीं के शासनकाल में भारत में युद्ध में हाथियों का चलन होता है। इसका हाथियों का चलन होता है। अब जैसे मान लीजिए आप हाथी पे हो और कोई नीचे है ना, तो किसकी जीत होगी? जो हाथी पे रहेगा ना। इसीलिए तुम लोगों को पता होगा सियाचिन ग्लेशियर भारत नहीं छोड़ रहा, जबकि वहां का खर्च बहुत ज्यादा है, वहां सैनिकों का रखरखाव बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है ना। तो होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना से जब शादी करता है ना, तो 4 राज्य लेता है ये, एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, और उसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देता है। तो राइट कर लीजिए, राइट कर लीजिए। हो गया, समझ में आया ना? अच्छा एक और है ना, 3 ही लिखे ना, पेरीपेनोडोसिया, पेरीपेनोडोसिया। देखिए कहां तक लिखा था, हेलना से शादी करता ना, लिखिए। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर के 4 राज्य, सेल्यूकस निकेटर के 4 राज्य, एरिया, एक हिंदी न कर दी हो, एरिया नाम है, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरीपेनोडेसिया, 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को मिलते हैं। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरीपेनोडोसिया, 4 राज्य किसको मिलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को मिलते हैं। एवं बदले में 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को देता है। हो गया? 500 हाथी मतलब 500 बुलेट है। फिलहाल हाथी ज्यादा महंगा हो बुलेट से ना, तो हजारन बुलेट के दाम तो खुद दे दी अगला, नहीं दी, दिया था ना है। गिफ्ट आए, अपने ससुर का मुंह दिखाई समझ सकत ना, का है उनके लड़की के मुंह देखी नहीं, का शादी न करिए, का है ससुर को नहीं दिया जाता मुंह दिखाई। अच्छा, लड़की दिया जाता, चलो ठीक। देखिए होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। और तुम लोगों को याद हो तो हमने बताया था कि जैन धर्म अहिंसा का पूरी तरीके से समर्थन करता है। हाँ, कहता है हिंसा ना करो, और इसी कारण ये खेती भी नहीं करता ना। तो जब इनको ये पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य को कि हमने तो क्या किया, बहुत ज्यादा क्या कर डाला, हिंसा कर डाला है, तो क्या करते हैं, एक पद्धति चलती है, तुम लोगों को पता होगा, संलेखना या संथारा, जैन धर्म में ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, संलेखना या संथारा? अच्छा, देखिए होता क्या है, अगला पॉइंट क्या राइट करना है, समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में ना कर्नाटक के श्रवण बेला ना, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में कर्नाटक के श्रवणबेला में कौन धर्म? हाँ, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवणबेला में जैन धर्म को अपनाता है, जैन धर्म को अपनाता है, तथा
तथा हो गया यहाँ तक। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में यह कर्नाटक के श्रवणबेला में कौन सा धर्म अपनाता है? जैन धर्म अपनाता है तथा संलेखना या संथारा विधि से अपने प्राणों को त्याग देता। इसका मतलब ना खाना खाओ, ना चाउमीन खाओ, ना बर्गर खाओ, ना कोल्ड ड्रिंक पियो, ना कॉफी पियो, ना चाय पियो, अर्थात अन्न और पानी दोनों चीजों का त्याग करना ना। हालांकि इस पे सरकार ने रोक लगा दिया 2015 में, हाईकोर्ट ने रोक लगाया, क्योंकि भारत में आत्महत्या का अधिकार अभी मौलिक अधिकार नहीं है ना, कुछ कंडीशनों में बताया गया है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मरीज है, लगातार 2 वर्षों कोमा में है, आपकी स्थिति दयनीय, अभी उसके कोई चांसेस नहीं, तो आप डायरेक्ट उसको नहीं मार सकते हैं, आप उसके जीवन रक्षक प्रणाली को हटाकर उसको मार सकते हैं ना। नहीं सोचो डायरेक्ट इंजेक्शन दो काम खत्म, ऐसा नहीं। जीवन रक्षक प्रणाली जो वेंटिलेटर वगैरह पे रखा गया उसको हटाइए, तब आप उसकी जान ले सकते हैं। हो गया। कर्नाटक के श्रवणबेला में जैन धर्म को अपनाता है एवं संलेखना या संथारा विधि से अपने प्राणों को त्याग देता है। देखिए ये गुजरात में एक सौराष्ट्र स्थान है ना। कौन सा स्थान है? सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र में इसने क्या बनाया था? किसने? किसकी बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आएगा? बिंदुसार। गुजरात में एक स्थान क्या है? सौराष्ट्र ना। यहां पर किसका निर्माण कराया था? सुदर्शन झील का। तो अगला पॉइंट राइट करिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र नामक स्थान, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र नामक स्थान पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया। हो गया ठीक। अब लगभग यहां से चंद्रगुप्त की क्या होगा, पूरी तरीके से यहां से होगा खात्मा। अब आएगा इसका कौन सा बेटा? बिंदुसार। ठीक। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? चाणक्य ना। तो अगला पॉइंट राइट करिए, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। चाणक्य को भारत का क्या कहते हैं? मैकियावेली कहते हैं। और ये बात तो तुम लोगों को पता होगा ना कि चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम अर्थशास्त्र था ना। देखिए चाणक्य कैसा व्यक्ति था? गुणी व्यक्ति था ना। चाणक्य कैसा व्यक्ति था? ऐसे समझ सकते हो तो लिख लीजिए अगला पॉइंट, चाणक्य के पिता का नाम गुणी था। चाणक्य के पिता का क्या नाम था? गुणी था। हो गया ठीक। अब अगला शासक आएगा कौन? बिंदुसार। तो अगली हेडिंग डालिए बिंदुसार। अगली हेडिंग डालिए बिंदुसार। हेडिंग डालिए बिंदुसार। हो गया। अच्छा, शत्रु विनाशक किस शासक को कहा जाएगा?
बताइए शत्रु विनाशक किसे कहते हैं, अमित्र घात किसे कहते हैं? अगली हेडिंग कौन रहेगी? बिंदुसार ना। और बिंदुसार के पिता का क्या नाम है? चंद्रगुप्त। और मम्मी का? तो कौन सी माना जाए? दुर्धरा। चलो अच्छा, चलिए ठीक। इनके पिता का क्या नाम था? और इनकी माता? और दुर्धरा किसकी पुत्री थी? वाह भाई, शाबाश। मतलब वही 500 हाथी नाच रहे हैं। ये घनानंद की है। किसकी पुत्री है? घनानंद की दुर्धरा बताए थे ना, हेलना। हाँ हाँ सही है, मान्यता प्राप्त ऐसा ही है ना। बाकी वो तो पता सिर्फ माँ को रहता है। देखिए बिंदुसार जो है ना, ये सीरिया के नरेश से 3 चीजें मांगता है। ये जो दोनों नाम भी लिखे थे, अमित्र घात और शत्रु विनाशक, बिंदुसार को ही कहा जाता है ना। ये सीरिया के शासक से 3 चीजें मांगता है। क्या? हाँ, पहली चीज मीठी शराब। दूसरी चीज क्या, मीठी शराब मिलती है? हाँ मिल जाती। अच्छा, अरे शबाब नहीं मांगता, शबाब के लिए जहांगीर का वेट करो ना। मीठी शराब मांगता है, दार्शनिक मांगता है, और एक फल होता है तुम लोग जानते हो तो, अंजीर ना। सीरिया के नरेश से 3 चीजें मांगता है, जिसमें मीठी शराब भी मिल जाती है इसको, अंजीर भी मिल जाती है, लेकिन दार्शनिक नहीं दे जाता। दार्शनिक का मतलब समझते हो? जो चौमुखी प्रतिभा का व्यक्ति हो, नॉर्मल शब्दों में समझ सकते हो ना। तो दार्शनिक नहीं दिया जाता, दार्शनिक नहीं मिलता। तो इसके आगे हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे कल, और बिंदुसार के जो पुत्र हैं कौन कौन है, और उसमें से इसका एक पुत्र होगा कौन सा, अशोक ना। अशोक क्या करेगा? जो देखिए कोई भी इतिहास है तो इतिहास 2 चीजों पे हम लोग जानते हैं, या तो उसके अभिलेख वगैरह हैं, अभिलेख वगैरह, या फिर जो साहित्यिक जो किताबें वगैरह है ना। तो इसी में बताया जाएगा जो अशोक है अपने 99 भाइयों की हत्या करता है ना। अब वो सही है गलत है हम लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत के अनुसार जो किताबें बता रही हैं उसमें बताया गया कि अपने 99 भाइयों की हत्या कर देता है ना, गद्दी पर बैठता है। और उसके बाद ये भी बताया जाता है कि अशोक अपने अंतिम समय में ये इन सब चीजों से क्या कर जाता है, उसका दिल पूरी तरीके से हट जाता है, और वो क्या बन जाता है, हाँ वो ये सारी चीजें त्याग देता है, वो युद्ध वगैरह या मारपीट सबको क्या कर देता है, त्याग देता है। सोचिए कि जो अशोक है ना, अशोक ही अपने जो दूत है, अपने अनुयायी है, ये भारत के साथ साथ अदर देशों में भेजता है ना, यूरोप में भी भेजता है। और सोचिए कि हम लोगों ने जिनको एक मानवता का पाठ पढ़ाया, मानवता की सीख बताई, वो लोग ही हमारे देश में बाद में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं ना। भाई जाहिर सी बात है कि ये जो अशोक है ये श्रीलंका भी भेजेगा, यूरोप भी भेजेगा, कई जगह अपने दूत भेजेगा, अनुयायी भेजेगा। और जो मानवता का पाठ हम लोगों ने, अपने देश के लोगों ने दूसरे देशों को पढ़ाया, अंततः वही लोग हम लोगों के लिए काल बनकर आते हैं ना। तो कैसी लगी क्लास, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।